शरद पूर्णिमा आयोजन विधि, इस पर्व को कैसे मनाएं, इसकी पद्धति, कर्मकांड, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए, पिछले हमने विचार किया कि भाई शरद ऋतु क्यों अच्छी है, क्यों चंद्रिका सुधामयी है। तो पीछे वर्षा ऋतुचर्या में लिखा है आयुर्वेद के आचार्यों ने कि भूवाष्पात, भूमि में वाष्प उठते हैं, तपी हुई भूमि होती है ना गर्मी की, मेघ निषंध्यात, बादल बरसते हैं, अम्लात पाकात, जल अम्ल विपाकी हो जाता है। तो अनिल आदि नाम दूषणई, वायु आदि जो भूमि के तत्व हैं वो दूषित हो जाते हैं, और शरीर के अंदर वात पित्त कफ ये दूषित हो जाते हैं। तो उनकी शांति के लिए उपाय करने चाहिए। किस ऋतु में? शरद ऋतु में, क्योंकि शरीर क्षीण हो चुका है गर्मी के कारण, फिर वर्षा में बीमारियां, पानी खराब, जठराग्नि मंद सारा। तो उसके लिए लिखा है कि यत पित्त शमनम तच्च सर्वम समाचरेत, ये लिखा है। पित्त शमनम यच्च तच्च सर्वम समाचरेत, वो आचरण करना है हमने शरद ऋतु में। कौन सा आचरण करना? जो पित्त का शमन करे, जिससे पित्त की शांति हो। वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है और इस ऋतु में कुपित होता है, जिसके कारण बहुत रोग होते हैं। तो ये जो शरद पूर्णिमा है, ये मुख्य रूप से इसीलिए, क्योंकि अब मैंने बताया कि आश्विन पूर्णिमा यौवन है। किसका? शरद ऋतु का। अर्थात इस समय पित्त अपने यौवन पे होगा बढ़ा हुआ और हमें बहुत नुकसान कर सकता है। तो इसलिए कहा कि भाई रात को जागना निषिद्ध है, लेकिन इस ऋतु में पूर्णिमा वाले दिन आपने रात्रि जागरण करना है। लेकिन कितने बजे तक करना है, ये एक व्यवस्था दी है। उस सब के पीछे यही है कि चंद्रमा क्या है? सौम्य है, आह्लादक है, सुधामय, अमृत की वर्षा करता है, तरलता देता है। और पित्त क्या है? उल्बण है। तो चंद्रिका में ऐसे बैठना, इसको मनाना है, ये इसका आधार तत्व, इस बात को समझना है। तो क्या लिखा कि यत, जो चीज़ पित्त शमनम, पित्त का शमन करती है, यानी आहार विहार में भोजन पान संस्कार, वस्त्र आभूषण, उठना बैठना, वो सारा करो। तो भाई इस दिन रात्रि को कुछ समय के लिए आप अतिरिक्त जागो, उससे हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा, ये आचार्य ने कहा। तो उसका कारण मैंने बताया, वर्षा ऋतु थी। तो क्या लिखा कि वाग्भट्ट अष्टांग हृदय एक पुस्तक है, उसमें लिखते हैं, चंदन उसीर कर्पूर मुक्ताशक वसन उज्ज्वल शोधेषु शोध धवलाम चंद्रिकाम रजनी मुखे। शरद ऋतु की चर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं रजनी मुखे। देखो तीनों का आ गया। चरक ने कहा था शरद प्रशस्यन्ते इंदुरश्मय प्रदोषे, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणें प्रशंसा के योग्य हैं। भाव मिश्र ने भाव प्रकाश में क्या लिखा? प्रदोषे इंदुरश्मय पथ्या, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणें औषध स्वरूप हैं। यहाँ अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट कहते हैं, क्या कहा? रजनी मुखे, रजनी का जो मुख है, रजनी का मुख मैंने बताया, रात्रि का मुख, प्रदोष काल, वहाँ प्रदोष शब्द था, यहाँ लिखा रजनी मुख, एक ही चीज़ है। प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात प्रदोष काल में शोधेषु,
अब चंद्रिका का सेवन कहाँ करेंगे? खुले में करेंगे। लेकिन अभी वर्षा गई है, अभी हल्की सी उमस भी होगी, तो पार्क आदि में नहीं। कुछ लोग मैं देखता हूँ, कुछ संगठन पार्क आदि जगह नहीं होती, वहाँ मनाते हैं। और वहाँ मैंने देखा खीर बना रहे हैं और फिर वहाँ बैठे हुए होते हैं। हम कई बार किसी आयोजन में मुझे बुला लेते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा लोगों को समझाना बताना, तो मैं देखता हूँ वहाँ छोटे छोटे कीट पतंग उड़ करके शरीरों पर गिर रहे होते हैं। क्यों? वाटिका है, पार्क है, वहाँ तो सब गीला है, घास आदि है, अब उनमें वो हैं तो उनको पता नहीं। वाघभट्ट कहते हैं शोधेषु, भवनों पर। शोध किसे कहते हैं? सुधा कहते हैं चूना को। सुधा से लिप्त जो भवन है उसको शोध कहते हैं। सुधा से लिप्त तो सुधा चूना, अमृत, चंद्रमा की किरणें। तो हमें रात्रि को शरद पूर्णिमा मनाते समय क्या करना है? भूमि से ऊपर का जो स्थान है वहाँ बैठना है, और हो सके तो कहाँ? शोधेषु, शोध, सुधा से लिप्त, चूने से लिपे हुए, अर्थात सफ़ेद। क्यों? चंद्रिका भी सफ़ेद है, तो सब चीज़ें सफ़ेद होनी चाहिए। आगे आएगा वर्णन। तो ये लिखा है कि रजनी मुखे, रात्रि के मुख में कैसे चंद्रिका धवलाम, धवलाम चंद्रिकाम, उसका सेवन करो। धवल वर्ण की, शोध वर्ण की, सुधामयी, सुधा के रंग वाली, सुधामयी, अमृतमयी, अमृत जैसा फल देने वाली चंद्रिका को कहते हैं सेवेत, सेवन करो। शोध पे ये लिखा है। और क्या लिखा है? चंदन, चंदन लगाइए शरीर के अंदर। चंदन कौन सा लगाना है? लाल चंदन नहीं लगाना, वो गर्म होता है। शीतल चंदन लगाना है, ठीक है ना? क्या कहते हैं? श्वेत चंदन, वो लगाना है। उसीर, खसखस, सफ़ेद देखो छोटे छोटे दाने, उसको भिगो करके 6-8 घंटे और फिर उसका लेप बना करके और वो शरीर को लगाना है। कर्पूरम, कपूर, कपूर आजकल बाज़ार में कृत्रिम आ रहा है, ये नहीं, इससे अच्छा तो मत लगाओ, ये हानि करेगा। शुद्ध मिले तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। मुक्ताश्रज और मोतियों की माला, तो वो मोती जो चंद्रमा, कुछ पत्थर कैसे होते हैं जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, कुछ कैसे होते हैं जो सूर्य से प्रभावित होते हैं। चंद्रकांत मणि, चंद्रमा के समान जो कांत, चमक देती है, प्रकाश देती है, ज्योत्सना देती है, और उसी के समान आह्लादकता देती है। तो उस मणियों, मुक्तामणि, उसकी माला हो। वसन उज्ज्वल है, वस्त्र कैसे होने चाहिए? उज्ज्वल। वही जैसे मकान कैसा होना चाहिए था? सुधालिप्त होना चाहिए था, चूने से लिपा, सफ़ेद। वसन भी कैसे होने चाहिए थे? शुभ्र। सफ़ेद हों तो अच्छा है, नहीं तो शुभ्र हों, हल्के हल्के से, जैसे मलाई के से रंग के, या चंद्रमा हल्का सा गदला सा कई बार दिखता है ना। तो वसन उज्ज्वल है। उज्ज्वल मानी चमकीले, चमकीले का मतलब ऐसी ऐसी चमक नहीं है। उज्ज्वल का मतलब है श्वेतिमा से आशय है यहाँ, चंद्रिका जैसा वर्ण के हों, तो उसमें आप बैठेंगे। और क्या कहा? अब जो है सुश्रुत क्या कहते हैं? सेव्या सर्दी यत्ने प्रदोषे शशिने पादा। अब चौथा आचार्य बता रहा हूँ आयुर्वेद का, क्योंकि ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के आचार्य तो बताएंगे, वही तो परीक्षण करेंगे। भाई आपको क्या खाना है, किस ऋतु में कौन सा कपड़ा पहनना है, मेडिकल साइंस के लोग ही तो बताएंगे। कहते हैं ना कि भाई इस ऋतु में ये पहनो, वो मत पहनो, इससे उमस होगी, इससे ये होगा, सिंथेटिक कपड़े मत पहनो, ऐसा मत पहनो, वर्षा ऋतु में सूती कपड़े पहनो, हवादार पहनो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, ये हमारे मेडिकल साइंस के लोग हैं। तो चरक हो गया, वाघभट्ट हो गया, उसके बाद भावमिश्र हो गया। अब सुश्रुत कहते हैं सेव्या सर्दी यत्ने प्रदोषे शशिने पादा। सर्दी, शरद ऋतु में, प्रदोषे, प्रदोष काल में, शशिने पादा, चंद्रमा की किरणें सेव्या, सेवन करने योग्य हैं। यानी पूरी शरद ऋतु करनी है, तो पूरी में करनी है। तो जिस दिन शरद ऋतु का यौवन है, उसका उत्सव मना रहे हैं, अधिकतम चंद्रमा का, चंद्रिका का लाभ लेना चाहते हैं, अमृतमयी है, तो उस दिन तो करना ही करना है। एक दिन इसलिए भी निश्चित कर दिया
कि भी लोगों को रोज समय नहीं है तो एक दिन तो करो। वैसे तो पूरी ही शरद ऋतु में करना चाहिए, और उसको उत्सव का रूप दे दिया, पर्व का रूप दे दिया। और कारण इसलिए तो दिन वो क्यों चुना पूर्णिमा का, बीच की पूर्णिमा, क्योंकि उस दिन सबसे अधिक उपयोगी चंद्रिका होती है। तो फिर क्या कहा, इक्षु क्षीर इक्षु विकृति क्षोद्रशाली मुदगाहा। और क्या कहा, पूरी शरद ऋतु में भी करो, और उस दिन क्या करोगे, शरद पूर्णिमा को क्या बनाते हैं बताओ, खीर बनाते हैं ना, खीर बनाते हैं, चंद्रिका में रखते हैं और सारी रात रखते हैं, प्रातःकाल खाते हैं। क्यों, पूरी रात भर चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उसका स्पर्श करें तो हमारी खीर जो पायस है वो भी अमृतमय हो जाए। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो, क्षीर इक्षु, फिर खीर बनाते हैं तो उसके अंदर चावल डालते हैं, लिखा है शाली। शाली सबसे उत्तम धानों में शाली धान होता है, कहते हैं वो। इक्षु विकृति, ईंख का विकार क्या है, जो हमें मीठा डालते हैं, तो मीठा खांड या बूरा डालना है, चीनी नहीं डालना, हमेशा कहता हूँ मैं, ठीक है, वो हानिकारक है। गुड़ शक्कर तो डल ही नहीं सकता क्योंकि पित्त पैदा करेंगे, और ये सारा तो उपक्रम है, सारा जो उद्योग हम कर रहे हैं ये तो पित्त के शमन के लिए कर रहे हैं। पित्त का शमन न कर रहे हैं तो क्या हो जाता है इस ऋतु में। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, मेरे पास निजी रूप से कोई आ जाते हैं, मानसिक विकृति हो जाती है, क्योंकि ऋतु ही ऐसी है। ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु से दबे कुचले बुरा हाल होकर के हम आए हैं ना, और अब पित्त कुपित हो गया। तो इस ऋतु में मानसिक, आज की अंग्रेजी वाले तो क्या कह देंगे कि वो जो क्या कहते हैं जी, वो परिवर्तनशील है, क्या मौसम बदल रहा है, तो बदल तो रहा है, ये तो सही है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु वर्षा समाप्त हो गई और अब शरद ऋतु यानी सर्दी शुरू हो जाएगी। वो तो इतना कह देते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सूक्ष्म चिंतन किया गया है। तो शरीर और मन दोनों की, बोलो, पीड़ाएं, दोनों की व्यथाएं, दोनों के रोग, उनको दूर करने के लिए क्या चाहिए, इस पर्व का आयोजन करना चाहिए, और उसमें नियम से भाग लेना चाहिए। तो ये लिखा है, क्या लिखा कि शर्करा, ठीक है, तो खीर बनाएं। खीर के लिए लोग तो करते हैं, मैं अपनी दृष्टि से बताता हूँ, खीर जो बनाते हैं तो लोग उसमें बनते हुए में चीनी डाल देंगे, और फिर क्या नाम है ये जो अंगूर की किशमिश डाल देंगे, और तरह तरह की और चीज़ें डाल देंगे। ये नहीं डालनी चाहिए। मैं तो रोज़ भी मना करता हूँ कि दैनिक भी खीर बनाओ, कभी अन्य समयों में तो भी केवल चावल और दूध की खीर बनाओ। यदि चावल और दूध की खीर में आपने मीठा बनते हुए में डाल दिया तो वो अम्ल हो जाएगा उसके अंदर, और वो गरिष्ठ हो जाएगा, तो खीर का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। केवल चावल और दूध की खीर बनाएं और उसको रात को रखें। जब रात्रि को सब उठ के जाने लगे, सेवन करते हैं वे प्रसाद के रूप में, तो उस समय अपना मीठा मिला के ले लो, और यदि उससे बचें तो अच्छा है। कल जब खाएंगे, सारी रात को रख दिए, तो उस समय ऊपर से डाल के खा लो। और वो मैंने बताया केवल खांड या बूरा होनी चाहिए, जिसमें अम्ल न्यूनतम हो, न हो, ये ध्यान रखें। तो ये कहा। अब जो है रखें किस में, तो समझ गए, चंद्रिका सफ़ेद, फूल आदि सब सफ़ेद, कपड़े सफ़ेद, दूध चावल सफ़ेद, यानी जित सब चीज़ें श्वेत और शुभ्र होनी चाहिए इस ऋतु में, मोटी सी बात। अब जब हम बैठते हैं तो क्या हो, जो आसन है वहाँ वर्णन आया था ऋषि का, आश्रम का, कुशा आस्तरणम अधिष्ठिते मई। जब मैं कुशाओं के आसन पर बैठ गया तो ये पवित्र दिन है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करना है, दृढ़ करना है, निरोग करना है, विकृति से रहित करना है, तो कुशा बहुत उत्तम है। तो कुशा बिछाएं, कुशा का आसन, उस पर बैठें, लेकिन उसके ऊपर भी सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद किसका, कपास का, सूती, ठीक है वो। और जो सब लोग बैठते हैं
सभी के आसन सफ़ेद होने चाहिए, सभी के कुशाओं के न हो तो कोई अपना अपना ले आओ, लेकिन आसन के ऊपर जो आवरण है वो भी सफ़ेद होना चाहिए। फूल बता ही दिए आपको, ये सब हो गया। फिर क्या करें, ये उत्सव के रूप में मनाते हैं पर्व, तो लोग गाते बजाते हैं। तो इसमें जैसी प्रकृति है, सौम्य, मधुर, शांत, वहाँ बताया था ना हवा भी कैसे चल रही थी ऋषि के आश्रम में, ब्रह्मचारी गुरु के, धीर संबीर, जैसे चंद्रिका की किरणें हैं ऐसी ही हवा भी चल रही थी। पक्षी कैसे थे, शांत थे। भोरे भी उन मद से युक्त हो गए थे, कैरव, काश क्या था, कुमुद क्या मिल गया तो भी धीरे धीरे गुंजार कर रहे थे, सब कुछ था। तो आपने यहाँ जो मंत्र बोलना है, गीत गाना है, श्लोक गाने हैं, वो सब कैसे होने चाहिए, ऐसे स्वर में होने चाहिए जो प्रकृति में बाधक न हो, श्रवण सुभग, कान को अच्छे लगें। उद्देश्य क्या है, शांति, सम, आह्लादकता। तो वो होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, प्रकृति परक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्रकृति परक होने चाहिए। यानी प्रकृति का वर्णन है, ईश वंदना है, ईश्वर की है। ऐसे वैसे कोई भी नहीं, कुछ बैठ गए कि इतनी देर बैठे चुटकुले सुनाने लग गए, वो तो मलिनता हो जाएगी, फिर रसगुण की प्रधानता हो जाएगी। यानी सत्व ही बनाए रखना है, सत्व गुण की ही प्रधानता रखनी है, ऐसा होना चाहिए। और कुछ समय के लिए मौन भी रखना चाहिए सबको, शांत, ताकि मौन का अभ्यास भी हो। और सारी प्रकृति क्या है, चंद्रमा मौन होकर के चंद्रिका बोलो दे रहा है, अर्थात चंद्रिका के निमित्त अमृत की वर्षा कर रहा है। हवा कैसी, कितनी मंद चल रही है, पक्षी भी शांत, सब कुछ आप देखो हो जाता है ना। तो ऐसे हमें भी कुछ देर के लिए सबको निर्निमेष नेत्र, पलक भी नहीं झपकना, आंख बंद करके सबको को भी इतनी देर सब ऐसे बैठेंगे, फिर वो बैठे, उसका अपना लाभ है। अब बहुत देर तक बैठते हैं क्योंकि चंद्रिका में देर से लाभ लेना है, तो भजन कितने गाएं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसके लिए है कि हम क्रीड़ा किया करते हैं कि कुछ मोटी सुई और कुछ बारीक सुई और उनके धागे दे दिया करते हैं सबको। तो एक स्पर्धा आयोजित कर देते हैं विनोद के लिए, हल्का सा, कि भाई सबको दे दी, सबको मिल गई सुई और धागे। और फिर उसमें क्या करते हैं कि भाई कौन चंद्रिका में पिरोएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं, कृत्रिम प्रकाश बिल्कुल, दीपक भी नहीं जलेगा, केवल चंद्रिका के प्रकाश में ही बैठना है। बिजली की तो बात ही दूर दूर की छोड़ दीजिए, केवल चंद्रिका के। यहाँ हमारे यहाँ सामने आप देखो, यहाँ हम यहाँ करा करते हैं ना, कोई प्रकाश नहीं होगा। तो चंद्रिका के प्रकाश में आप बैठें और उसी में एक दूसरे को देखें, कपड़े सब कुछ सफ़ेद होगा तो कितना अच्छा होगा। तो उसमें फिर सबको देते हैं कि भी कौन सूचिका में, सुई में सूत्र पिरोता है, फिर उसके अनुसार उनको पुरस्कार देना। यानी एक क्रीड़ा भी होगी बच्चों की, वृद्धों की। कई बार जवान नहीं पिरो पाते हमारे यहाँ, और बड़ी आयु के लोग पिरो देते हैं। अपनी अपनी नेत्र ज्योति है, नेत्र ज्योति भी है, और फिर उसके बाद एकाग्रता भी है ना। कई देर तक हाथ ऐसे ऐसे हिलाएंगे, फिर कहीं पिरोएंगे, एकाग्रता भी है ना, और नेत्र ज्योति भी है। तो उसका परीक्षण भी हो जाता है, और एक विनोद भी होगा, क्रीड़ा भी होगी कि इतना समय कैसे बैठें। तो ये चीज़ ध्यान देने की है। अब देखो इस ऋतु में क्या है, मैंने बताया था ना कि प्रत्येक चीज़ शरद ऋतु में श्वेत होती है। हंस ऊपर से आ जाते हैं, आया था ना, शरद ऋतु कैसी आ गई, स हंस बाल व्यजना, हैं जी, हंस लेके आई है। जैसे वधू आती है तो अपने मायके से कुछ कुछ बनवा के लाया करती हैं, अब तो दूसरे तरीके हो गए, तो वो खुद बनाती थी ऐसे ऐसे खिलौने, ये वो। तो हंस आ जाते हैं, सारस आ जाते हैं, बुगले आ जाते हैं प्रकृति में। फूल कैसे, कास, बड़े बड़े सरकंडे नहीं खड़े होते, उसके नदियों के किनारे कास के फूल, वो सफ़ेद होते हैं। सप्तपर्ण होता है, 7 पत्ते जिनके, उसके फूल आने लग जाते हैं, वो सफ़ेद हैं। आप अपने वाटिका में ये जो पार्क आदि के किनारे देखो, जो बाड़ के रूप में बड़े बड़े लगा देते हैं ना, 8-8, 7-7 फुट के, उन सब पे सफ़ेद फूल मिलेंगे। मोतिया के, रात की रानी के, ज़्यादातर पुष्प इस ऋतु में कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो प्रकृति जैसी है, प्रकृति के अनुसार ही
हमें सब कुछ करना है। ये सब क्या है बोलो? श्वेत वर्ण का, शुभ्र वर्ण का होगा तो क्या होगा? रज और तम दूर हो जाएंगे ना। सफ़ेद वर्ण, श्वेत वर्ण, धवल वर्ण, शुभ्र वर्ण किसका? सात्विकता का प्रतीक है, सत्वगुण है। तो हमारे अंदर सत्वगुण का संचार होगा, पित्त का उससे समन होगा और फिर हम शरीर से निरोग होंगे और सात्विक भाव आएंगे मन बुद्धि के अंदर। तो उससे क्या होगा? मानसिक विकृतियाँ, तनाव जो हो रहे हैं वो कम होंगे और आगे कभी नहीं होंगे। तो ये इसका एक कर्मकांड मोटा सा मैंने आपको बताया। तो मोटा सा सिद्धांत क्या हुआ? पित्त प्रशमनम यच्च, जो चीज़ पित्त को शांत करती है तत्सर्वम समाचरेत, वही सारा आचरण करना है। चाहे वो खीर है, चाहे वो वस्त्र हैं, चाहे वो चंद्रिका है, चाहे वो वाणी है, यानी मधुर गीत गाना है, मौन रहना है, मन को शांत करना है, चेष्टाएं हैं, फूल हैं, बिछोना है, प्रत्येक चीज़ हमारी जो सौम्यता, आह्लादकता, तरलता, मृदुता दे वो होनी चाहिए। अब आगे के जो व्याख्यान हैं उनके अंदर हम जो है अब देश में इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है इस पर चिंतन करेंगे और क्यों पुकारा जाता है। ओम शांति शांति शांति।